चचा अब्बा और फेकम भाग कहानी का दूसरा हिस्सा। बन्ने नाई से बदला। मैं और एड्डी भाई सोचने लगे आखिर बन्ने से बदला लिया जाए तो किस तरह लिया जाए। तमाम बातें सोचने के बाद हमें याद आया हमारे बड़े चचा की शीश महल के एक बुज़ुर्ग नवाब साहब से इस बात पर अनबन हो गई थी कि उन बुज़ुर्ग नवाब साहब ने हमारे दादा का नाम बिना नवाब कह ले लिया था। हमारे बड़े चचा फ़ौरन बिगड़ गए और उनसे फरमाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे वालिद का नाम मुन्ने आगा कहने की। इस तरह आपने उनकी तौहीन की है और हमारी भी। नाम लेना हो तो उन्हें नवाब मुन्ने आगा साहब कहा कीजिए, समझे आप। उन बुजुर्ग नवाब साहब की शामत आई हुई थी। जनाब कह बैठे, अम्मा आप लोग कहाँ के नवाब, आप हजरात तो सादात हैं और सैयद कब नवाब होते हैं। फिर क्या था, शुरू हो गई तू मैं। ये उनकी और वो इनकी धज्जियां उड़ाने लगे। दू बदू किसी तरह थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक और बुजुर्ग नवाब साहब जो उस महफिल में मौजूद थे और काफ़ी बाशऊर, दानिशमंद और जो इल्मी सलाहियत भी इन दोनों हजरात से ज़्यादा ही रखते थे, वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, जनाब आप हजरात किस बात के लिए दस्ते गरेबा हो रहे हैं। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो दिल में आए कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक सैयद के लिए खुद को नवाब कहलाना कोई फख्र की बात नहीं है, क्योंकि सैयद के माने ही सरदार के हैं और सैयद का मुकाम तो यूं ही आला है जनाब। नाम के आगे या पीछे नवाब लगा लेने से एक सैयद की इज्जत में इजाफा नहीं होता है जनाब, क्योंकि नवाब किसी ज़ात, जाति या फ़िरक़े वालों का हक़ नहीं है। ये तो एक टाइटल है जो बादशाहों के ज़माने में उनके दरबार में ख़ास मनसबदार लोगों को दिया जाता था। अरे किसी सैयद को कोई बादशाह नवाब का टाइटल क्या देगा जनाब, जिसके पास सबसे बड़ा टाइटल है। अरे मिसाल के तौर पर कोई पहले से ही मिनिस्टर हो और आप उसे एमएलए कहें। ऐसा नहीं है कि बादशाहों के दरबार में सैयद मनसबदार नहीं होते थे, बीसियों हुए हैं जनाब, पर उन्होंने अपने आप को कभी नवाब कहलाना नहीं चाहा। अरे जनाब ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर कोई सैयद अपने आप को नवाब कहलाना चाहे। खैर जनाब, किसी तरह से मामला रफा दफा किया गया। बड़े चचा भला कैसे अपनी बेइज्जती भूल सकते थे। उन्होंने उन बुजुर्ग नवाब साहब से बदला लेने की ठान ली और एक रात पाटा नाला में मुर्दों के गुसलखाने जाकर उन नवाब साहब के इंतकाल की झूठी खबर लिखवा दी और कहा मैयत ठीक सुबह 10 बजे उठेगी। गस्साल मैयत के लिए संदूक और दूसरा सारा शाही सामान जो उस ज़माने में टूटा फूटा सन 60 की बाढ़ में बच गया था, लेकर शीश महल पहुँच गया। बात आ गई है तो मैं जिक्र करता चलूँ। लखनऊ में किसी ज़माने में नवाबीन की मैयत बड़ी शान से निकला करती थी, लेकिन मैंने मैयत उठने की वो शान नहीं देखी, अलबत्ता उस शान का फटीचर हाल ज़रूर देखा है। अगर उस फटीचर हाल को अपने तसव्वुर में लाऊं तो कहना पड़ेगा यकीनी तौर पर मैयत उठने की बड़ी शान रही होगी किसी ज़माने में। मैयत को लकड़ी के शानदार संदूक में रखकर उस पर बड़ी कीमती खूबसूरत चादर डाली जाती थी, जिस पर असली चांदी और सोने के तार से जरदोज़ी का काम किया जाता था। कुरान की आयतें, पंजतन के नाम लिखे होते थे। संदूक पर शामियाना तान कर 8 लोग चलते थे। 4 लोग शामियाने की डोरियां पकड़े तो 4 चांदी की छड़ें पकड़कर चलते थे, जिस पर शामियाने को ताना जाता था। शामियाने पर भी खूबसूरत जरदोज़ी का काम किया होता था। 4 गस्साल संदूक को उठाए हुए होते थे। मैयत के आगे एक शख्स चांदी की ट्रे में जलता हुआ लोबान लिए चल रहा होता था। इन सारे लोगों को एक ख़ास तरह का चोबा पहनने को दिया जाता था ताकि ये शाही मुलाजिम नज़र आएँ। मैयत के आगे एक बुलंद आवाज़ मौलवी सूरह रहमान पढ़ता हुआ चल रहा होता था। उसके आगे किराए के कुछ गरीब लोग शाही नौकरों के चोबे पहने हुए, जिनके हाथों में कई तरह की लकड़ी की छड़ों में लगी शाही झंडियाँ होती थी, लेकर चल रहे होते थे। जनाब जो ज़माना मैंने देखा उसमें ये सारी शाही शान व शौकत दम तोड़ चुकी थी, बस उसके आसार रह गए थे। तो जनाब बड़े चचा साहब के हुक्म पर पाटे नाले के गस्साल शीश महल पहुँच गए मैयत उठाने के लिए शाही साजो सामान के साथ, जिसमें एक अदद शामियाना जो इंतहाई मैला कुचैला जगह जगह से
जिसकी झालर फट चुकी थी, चूहों ने भी जिसे कई जगहों से कुतर खाया था। शामियाने की डोरियां जिनमें कभी खूबसूरत फुन्ने लगे हुआ करते थे, वो फुन्ने अब फना हो चुके थे। डोरियां भी टूट टूट कर और उसमें गिठाएं लग लग कर इतनी छोटी हो गई थीं कि अब किसी को शामियाने की डोरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। खुद वो शख्स ही डोरी पकड़ लेता था जो शामियाने की छड़ पकड़कर चल रहा होता था। इस तरह से शामियाने की डोरी पकड़कर चलने वाले 4 अफराद का खर्च भी कम हो जाता था। और एक अदद स्टील की टेढ़ी मेढ़ी सी, जो शायद कई सालों से साफ़ ना की गई हो, जिसमें लोबान जलाया जाता था और उसमें यहाँ वहाँ जला हुआ लोबान चिपका रह गया हो, जिसे सालों से साफ़ ना किया गया हो। अलगरज ये कि गस्साल जिनकी हालत ऐसी हो रही थी कि खुद उन्होंने कई महीनों से नहाया ना हो, आंखों में चीपड़ भरे, गंदे मैले घिनौने से शाही चोगे पहने, सुबह सुबह जैसे ही शीश महल में दाखिल होकर उन बुजुर्ग नवाब साहब के दरवाजे पर सदा लगाते हैं, सारा शीश महल डर कर काँप जाता है कि अचानक ये कैसे हो गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद ये हकीकत खुल गई कि ये किसी का मजाक है। गस्सालों को नाउम्मीद होकर लौटना पड़ा। सालों तक ये किस्सा शीश महल में बयान किया जाता रहा, जो हमारी पैदाइश से पहले का था। ख़ानदान में ही लोगों की ज़बानी और ख़ुद बड़े चाचा साहब की ज़बानी हमारे कानों तक भी पहुंच चुका था। मैंने और रिड्डी भाई ने सोचा ऐसा ही बदला बन्ने नाई से लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक दिन हमने भी पाटे नाला जाकर गुसल खाने में इत्तला दे दी कि बन्ने मर गया। उसकी मैयत के लिए शाही सामान लेकर मोहल्ला कंकर कुआं, जहाँ बन्ने रहता था, पहुँच जाओ। गस्साल जब मैयत उठाने का शाही साजो सामान लिए मोहल्ला कंकर कुआं पहुँचे तो मोहल्ले वाले हैरान हुए। पूछा किसका इंतकाल हो गया है। गस्सालों ने बन्ने का नाम बताया और उनसे बन्ने के घर का पता पूछा। मोहल्ले वालों ने शाही साजो सामान देखकर समझा एडवोकेट बन्ने साहब का इंतकाल हो गया है, जिनका घर उसी महल्ले में बन्ने के घर से 8-10 घर छोड़कर था। एडवोकेट बन्ने साहब मोहल्ले वालों में काफ़ी मकबूल थे। फिर क्या था, जिसको पता चला वो बन्ने साहब का घर बताने के लिए गस्सालों के साथ हो लिया। और देखते ही देखते एडवोकेट बन्ने साहब के घर के बाहर गमगीन मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई। गस्सालों ने दरवाज़ा खटखटाकर सदा लगाई। अंदर से अदालत जाने की तैयारी में एडवोकेट बन्ने साहब हाथों में फाइलें लिए निकल कर आते हैं। सारे लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, कुछ आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। बन्ने साहब गस्सालों को गालियां देकर दफा करते हैं और कहते हैं अरे जिसने भी ये मजाक किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, देख लेना, उसे बंद करवाऊंगा और उस पर मुकदमा चलवाऊंगा, देख लीजिए। जनाब बात आई गई हुई। ये तो अच्छा था कि वो ज़माना सीसीटीवी का नहीं था, वरना हमारी शरारत ढकी छुपी ना रहती। लेकिन हुआ ये कि इस वाक़ये के 2-4 दिनों के अंदर ही जनाब बन्ने साहब एडवोकेट का इंतकाल हो गया। सारा मोहल्ला डर गया। लोगों के दिलों में शक बैठ गया कि जिसके घर संदूक आ जाए गलती से भी वो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। जनाब मोहल्ले में जिन लोगों में आपस में नाइत्तेफाकियाँ थीं, बातचीत बंद थी ज़माने से, वो भी एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं। आपस में हंसी खुशी मिलने जुलने लगते हैं, इस डर से कि कहीं सामने वाला दुश्मनी में मैयत उठाने वाला संदूक ना भिजवा दे। हमें भी शक हो गया इस बात से और हमने बन्ने नाई से इस तरह का बदला लेने का ख्याल छोड़ दिया। हम ये नहीं चाहते थे कि गरीब बन्ने नाई मर जाए, लेकिन बदला लेने की भड़ास अभी भी हमारे दिल में थी। हम सोचने लगे अब किया क्या जाए। तभी रिड्डी भाई को पतंग के कन्ने बांधते हुए आइडिया आया, अरे क्यों ना बन्ने की कोई चिड़ बनाई जाए, लेकिन क्या कहकर चिढ़ाया जाए, ये सोचने की बात थी। रिड्डी भाई ने पतंग के कन्ने बांध लेने के बाद पतंग उड़ाने के लिए मुझसे छुलैया देने को कहा। जनाब छुलैया उस फेल को कहते हैं जब कोई नौसिखिया पतंगबाज पतंग उड़ाने चलता है तो अपनी पतंग को छुलैया दिलाता है, जिसके लिए दूसरे शख्स को पतंग को दूर से जाकर हवा में हाथ ऊंचा करके पतंग छोड़ना पड़ती है और तभी पतंग उड़ाने वाला शख्स तेज़ी से पतंग को उड़ाने की कोशिश करता है। अक्सर बड़े बड़े पतंगबाज भी जब कोई बहुत बड़ी पतंग उड़ाना चाहते हैं या कभी हवा कम चल रही होती है
तो उन्हें भी अपनी पतंग को छुलैया दिलाना पड़ती है। मैंने टिड्डी भाई से कहा, बन्ने नाई को बन्ने छुलैया के नाम से पुकारा जाए। टिड्डी भाई ने कहा, नहीं नहीं, कुछ और सोचते हैं। टिड्डी भाई की पतंग को मैं कई बार छुलैया दे चुका था, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी पतंग उड़ नहीं पा रही थी। टिड्डी भाई ने कहा, लगता है इस पतंग के कन्ने ढीले हैं। बस फिर क्या था, हम दोनों को मिल गया वो जुमला जिस पर हम एक राय हो गए। हमने सोच लिया, हम बन्ने की चिड़ बनाएंगे, बन्ने के कन्ने ढीले हैं। हमने बन्ने नाई की दुकान, जो नाजिम साहब के इमामबाड़े के पीछे की गली मोहल्ला कंकरपुरे में थी, रात में जब दुकान बंद रहती है तब जाकर दुकान के दरवाजे पर कोयले से ऊपर से नीचे तक जहाँ तक हमारे हाथ पहुँच सकते थे हमने लिख दिया, बन्ने के कन्ने ढीले हैं, बन्ने के कन्ने ढीले हैं। दूसरे दिन सुबह जब बन्ने दुकान खोलने आया और उसने दुकान के दरवाजे पर लिखा देखा बन्ने के कन्ने ढीले हैं, वो गुस्सा आया, थोड़ा बड़बड़ाया और पानी से धोकर लिखे हुए को मिटाने लगा। जब वो लिखा हुआ मिटा रहा था तो आते जाते दो एक लोगों ने पूछा, अमा बन्ने मियाँ क्या हो रहा है? उसने उन्हें झुंझलाते हुए जवाब दिया, अमा देख नहीं रहे हो, अपना मुर्दा धो रहा हूँ। एक दो ने कहीं आते जाते और पूछ लिया, ये किसने लिख दिया, बन्ने के कन्ने ढीले हैं? बन्ने ने उसे भी झुंझला कर कहा, अरे मेरा बाप लिख कर गया है, तुमसे क्या, चले जाओ यहाँ से। एक लड़के ने पूछ लिया, बन्ने चचा क्या हुआ? बन्ने गुस्से से लकड़ी लेकर उसके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ा। बस जनाब, फिर क्या था, गली के लौंडों को ये जुमला इतना पसंद आया कि बन्ने की चिड़ बनने में देर न लगी। दूसरे दिन न सिर्फ बन्ने नाई की दुकान के दरवाजे पे लिखा था, बल्कि गली में हर जगह जहाँ कहीं भी दीवारों पर जगह मिली, गली के लौंडों ने लिख डाला, बन्ने के कन्ने ढीले हैं, बन्ने के कन्ने ढीले हैं। बन्ने जिधर से गुजरता लौंडे उसे बन्ने के कन्ने ढीले कहकर पुकारते। वो उन्हें लानत मलामत करता, यहाँ तक कि मारने के लिए भी झपटने लगा। बन्ने जितना चिढ़ने लगा, लोग उतना ज़्यादा चढ़ाने लगे। चिढ़ने और चढ़ाने का ये फितरी तकाज़ा है, जो जितना चिढ़ता है लोग उतना ज़्यादा चढ़ाने लगते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये मजाक इस हद तक बढ़ जाएगा। बन्ने न सिर्फ अपनी गली में चढ़ाया जाता था, बल्कि वो इतना मशहूर हुआ कि वो जहाँ कहीं भी दूसरे मोहल्लों में नवाबीन के घरों में उनकी हजामत के लिए जाता, जैसे शीश महल, गोलागंज, आगा मीर की ड्योढ़ी, लोग वहाँ भी उसे बन्ने के कन्ने ढीले कहकर पुकारते थे। हद तो ये हो गई थी कि बन्ने चढ़ाने वालों को मुग़ल्लिज़ात गालियाँ भी देता था, फिर भी वो चढ़ाने से बाज ना आते थे। चढ़ाने वालों को बन्ने की गालियाँ सुनने में भी मज़ा आने लगा और वो उसकी गालियाँ सुनकर भी मज़ा लेते थे। वक्त गुजर गया, मैं पढ़ लिख कर मुंबई आ गया, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करने लगा। काफ़ी अरसे बाद जब मेरा लखनऊ जाना हुआ तो एक दिन बजाजे की उसी गली से गुज़र हुआ जहाँ कभी बन्ने नाई की दुकान हुआ करती थी। अब वहाँ नाई की दुकान नहीं, किसी ने आटा दाल चावल की दुकान खोल रखी थी। मैं जब अपने मुताल्लिक़ीन से मिलजुल कर उस गली से वापस हो रहा था, तभी मेरे कानों में कुछ बच्चों की आवाज़ें पड़ीं जो कह रहे थे, बन्ने के कन्ने ढीले हैं, बन्ने के कन्ने ढीले हैं। मैंने घूम कर देखा, एक बहुत बूढ़ा शख्स मैले कुचैले से कपड़े पहने, दाढ़ी भी उसकी पूरी सफ़ेद बेतरतीब सी काफ़ी बढ़ी हुई थी, लकड़ी के सहारे से लंगड़ा कर चलता हुआ चला आ रहा था। बच्चे उसे बन्ने के कन्ने ढीले कहकर चढ़ा रहे थे। मैंने जब उस पर गौर से नज़र डाली तो पहचाना, ये तो बन्ने नाई है। यकीन मानिए जनाब, अगर बच्चे उसे बन्ने के कन्ने ढीले कहकर न चढ़ा रहे होते तो शायद मैं उसे गौर से देखता भी ना और पहचानता भी ना, क्योंकि जिस बन्ने को हम जानते थे वो तो बड़ा ही चुस्त, तंदुरुस्त, बालों में तेल लगाए, बाकायदा कंघी किए, क्लीन शेव, साफ़ सुथरे कपड़े पहने रहता था। इसी वजह से उस ज़माने में नवाबीन का पसंदीदा नाई था। मैंने फ़ौरन चढ़ाने वाले बच्चों को डांट कर भगाया और बन्ने को आदाब किया। बन्ने ने दुआ देते हुए मुझे आदाब का जवाब दिया। नज़रें उसकी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भी उसने गौर से मुझे देखते हुए पूछा,
میاں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا چچا میں شنو ہوں۔ اس نے یاد کرتے ہوئے کہا شنو؟ میاں کون شنو؟ میں نے کہا اڈی کا چھوٹا بھائی شنو۔ اتنا کہنا تھا کہ بننے نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور شنو بھیا کہہ کر رونے لگا۔ مجھ سے میرا حال چال جانا، پھر اڈی بھائی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا وہ آج کل سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہیں، اچھا کھا کما رہے ہیں، شادی ہو گئی ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ بننے ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دینے لگا۔ بننے کا ہمیں دعائیں دینا اور رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے سہارا دے کر لے گیا اور پاس ہی ایک چائے کے ہوٹل کی بینچ پر لے جا کر بیٹھ گیا۔ بننے نے میرا ہاتھ کافی دیر تک نہیں چھوڑا اور جتنی دیر ہاتھ پکڑے رہا روتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا میاں سب بدل گیا، اب یہ شہر ویسا نہیں رہا جیسا کبھی تھا۔ شہر کیا، شہر کے لوگ ہی ویسے نہیں رہے۔ کیا لوگ ہوا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، کیا شان تھی۔ ارے زبان پر مر مٹنے والے وہ لوگ، وزاداری ایسی کہ مر جائیں مٹ جائیں لیکن اپنی وزاداری پر آنچ نہ آنے دیں۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کے چچا ابا کو ہی لے لیجیے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ کیا شخصیت تھی، کیا شان تھی، کیا وزاداری تھی۔ فخر ہوتا ہے میاں، فخر ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے باوقار حضرات کی خدمت کا شرف ملا۔ اچھا ہوا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور قینچی اور اس طرح ہاتھ میں لینا چھٹ گیا، ورنہ نائی سے آج لوگ جس بدتمیزی سے بات کرتے ہیں میں تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ بننے یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کسی لونڈے کی چڑھانے کی آواز آتی ہے، بننے کے کنے ڈھیلے ہیں۔ بننے اسے مغلظات گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابے تیری ماں کے کنے ڈھیلے ہیں، تیرے باپ کے کنے ڈھیلے ہیں، تیرے سارے خاندان کے کنے ڈھیلے ہیں۔ دیکھتا نہیں کمینے میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ کم بخت شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جانے دیجیے بچے ہیں۔ بننے نے کہا میاں یہ انسان جب بچے کہے جانے لائق ہیں، باپ ٹینی ماں کلنگ جن کے بچے رنگ برنگ پیدا کر کے چھوڑ دیا سڑکوں پر لوفٹی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا آپ چڑھا مت کیجئے، یہ خود بخود چڑھانا بند کر دیں گے۔ آپ چڑھتے ہیں، یہ لوگ اور چڑھاتے ہیں۔ بننے نے بڑی عاجزی سے کہا اب کیا کہیں میاں، غصہ آتا ہے اندر ہی اندر۔ میں اپنے آپ میں بہت شرمندہ تھا کہ اس سب کے لیے ذمہ دار میں اور اڈی بھائی ہیں۔ دل کیا کہ بننے سے سب بتا کر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لوں، لیکن بننے کا اپنے لیے پیار اور خلوص دیکھ کر میری ہمت نہ پڑی۔ میں چائے کے پیسے دے کر نکلنا چاہتا تھا، بننے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس نے کہا میاں آتے رہا کیجیے، آتے رہا کیجیے میاں، بہت اچھا لگا دل کو، بہت اچھا، روح خوش ہو گئی آج۔ بننے تو میرا ہاتھ چھوڑنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ بہرحال میں کسی طرح بننے سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے ودا لیتا ہوں۔ اپنی شرارت کے لیے بننے سے دنیا میں تو معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ بات یہاں نہیں تو روز محشر جب کھلے گی تو یقین ہے کہ بننے نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں انہی دعاؤں کا سہارا لے کر ہم اس سے معافی بھی مانگ لیں گے اور وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں۔ آپ ہمارے بلاگ salimwrites.com پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، شکریہ۔